हेलो बच्चों, 10th क्लास मैथमेटिक्स हम एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर रहे हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे के रखा है, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें बोला है चेक करिए कि कौन से लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन जो है यहाँ पे आपको देख के रखे हैं इक्वेशन, इनमें से कौन से पेयर जो है कंसिस्टेंट है, कौन से इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, उनका ग्राफ बनाना है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए हमें बिल्कुल वही मेथड अपनाना पड़ेगा जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में अपनाया था। देखो, यहाँ पे आपको रेशोज़ निकालने हैं, है ना। कंपेयरिंग रेशोज़ A1 बाय A2, B1 बाय B2, C1 बाय C2। देखो, कंसिस्टेंट कब होंगे? जब आपके या तो तीनों रेशो इक्वल आएंगे या तो कोई भी रेशो इक्वल नहीं आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं पहले। ये आपको दो लीनियर पेयर्स ऑफ इक्वेशन दे के रखें। फर्स्ट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सेकेंड इज 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। हमने रेशो निकालने हैं। देखो, फर्स्ट में a1 कितना है? a1 1 है, क्योंकि x के साथ कोफिशिएंट में कुछ नहीं है यहाँ पे। तो जब कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। यहाँ पे भी y के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। नीचे x के साथ 2 है, ठीक है, तो 1/2 आ गया। b1 अपॉन b2 निकालते हैं। देखो, ये भी आ जाएगा 1/2। फिर c1 अपॉन c2 निकालते हैं, ये आ जाएगा 5/10। 5/10 को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो थोड़ा काट के लिखेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो देखो, तीनों रेशो आपके इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स द पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। हम लिखेंगे पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर कंसिस्टेंट है, अब ये कंसिस्टेंट आ चुकी है तो हमें इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हम इनके ग्राफ्स बनाएंगे। अब ग्राफ्स हम बिल्कुल वैसे बनाएंगे जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चनों के बनाए हैं ना। पीछे हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कर लिए जिनमें ग्राफ बनाने को कहा गया था। तो देखो, आप कोई भी एक इक्वेशन ले लो, आपकी लाइंस जो है सेम आएंगी, है ना, क्योंकि आपकी दोनों इक्वेशन जो है बिल्कुल सेम है। तो आपकी लाइंस भी कैसी आएंगी? आपकी एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। जहाँ से एक लाइन पास होगी वहीं से ही दूसरी लाइन पास होगी। देखो, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है, यहाँ से निकाल दो एक x की वैल्यू। ठीक है, तो आगे शुरू करते हैं इसको। हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 5। देयरफॉर x अगर यहाँ से निकालेंगे तो y को राइट हैंड साइड में ले आएंगे, y हो जाएगा माइनस में। इस इक्वेशन को थर्ड दे दो। यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे। देखो, यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और एक टेबल हम बना के रखेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास निकलती जाएगी। देखो, यहाँ पे टेबल बनाते इस तरह से। एक्स वाई, है ना। ठीक है, आप कुछ भी 1 2 3 4 भरो। y अगर 1 भरते हैं तो x कितना आ जाएगा? देखो, सॉरी, 1 पुट किया है तो 4 आ जाएगा। 5 माइनस 1 4, x कितना आ गया? 4 आ गया। y अगर आप 2 पुट करते हो तो x कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। y अगर आप 3 पुट करते हो तो x आ जाएगा 2। y अगर आप 4 पुट करते हो तो x आ जाएगा 1। तो इस तरह से आपके वैल्यू टेबल आ जाएगा, है ना। दूसरी इक्वेशन में भी आप सेम वैल्यूज़ पुट करोगे तो यही वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो है बिल्कुल सेम है ना। तो इसके लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं। इसको मैं आपको ग्राफ के ऊपर
दिखा देता हूँ कि कैसे लाइन बनेंगी। तो देखो बच्चों, इस तरह का हमारा ग्राफ बन जाएगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार की होगी। देखो लाइन आपकी इस तरह से क्रॉस होगी, ये हमारे पॉइंट्स थे, ठीक है, ये हमारा पॉइंट्स टेबल है। देखो जब x4 था y1 था तो पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका, है ना। x3 y2 पॉइंट इधर है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल पॉइंट्स के ऊपर देखना है। देखो x का 4 आपका इधर है, ये वाला पॉइंट है, और y का 1 आपका इधर है। तो इसके आगे और 4 के बिल्कुल ऊपर ये हमारे इधर पॉइंट है, 4 के बिल्कुल ऊपर और x के y के 1 के बिल्कुल आगे, ये और ये यहाँ पे पहला पॉइंट आ जाएगा। फिर 3 2 है, फिर 3 2 देखो 3 के ऊपर जाएंगे हम और 2 के आगे आएंगे तो इधर पॉइंट आ जाएगा, है ना। उसी तरह से 2 3 x का 2 y का 3 तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये लाइन बन जाएगी। देखो आपकी लाइन कैसे बन रही है, आपकी लाइन कोइंसिडेंट बन रही है। कोइंसिडेंट लाइन में विच हैव, जो एक दूसरे के ऊपर ही रहती है। दूसरी लाइन भी आपकी यही है, बिल्कुल यहीं से जाएगी और यही लाइन है आपकी। दोनों लाइंस, दोनों इक्वेशन इसी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन जो है सेम है हमारे पास, दोनों इक्वेशन जो है सेम थी, ठीक है। ये इक्वेशन कैसे सेम थी, अगर इसको आप 2 से डिवाइड करते हैं, देखो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 एंड 5, तो x प्लस कितना बच जाएगा, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये भी बच जाएगा। तो इट मीन्स बोथ द इक्वेशंस आर सेम। तो इस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट कर सकते हो ग्राफ पे। तो ये आपने ड्रॉ कर लेना इस तरह से, और बाकी के पार्ट्स बिल्कुल इसी तरह से हमने फॉलो करने हैं। तो दूसरा पार्ट देखते हैं क्या है। सेकेंड पार्ट इज हियर x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। चलो देखते हैं ये इक्वल आता है या नहीं आता है। ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। देखो a1 बाय a2 कितना आ जाएगा, x के साथ ऊपर वाली क्वेश्चन में 1 है, कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1, नीचे 3 है, 1/3 p1 अपॉन p2 कितना आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -3 है, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे आप माइनस, अब यहाँ पे माइनस का निशान लगा है तो यहाँ पे -1 लेना पड़ेगा। जहाँ पे कुछ नहीं तो वहाँ पे +1 लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है लेकिन यहाँ पे माइनस है तो -1 लेना पड़ेगा, और निचली साइड -3 लेना पड़ेगा। तो माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, तो 1/3 ही बचेगा, 1/3 ही बचेगा ये, ठीक है। अब देखते हैं, यहीं पे चेक कर सकते हैं हम, C1/C2, देखो 18/16 आ जाएगा, ठीक है। 18 और 16 को काट के आ जाएगा 1/2। A1 बाय A2 आपका 1/3 था, B1 बाय B2 आपका 1/3 है, लेकिन C1/C2 आपका 1/2 है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ तक आपने नोट कर लेना है वीडियो को पॉज करके। इसका मतलब ये हुआ कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, है ना, इक्वल है B1/B2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू C1/C2 के। तो देखो जब कंसिस्टेंट होने के लिए हमें या तो सारे इक्वल आने चाहिए या तो कोई भी इक्वल नहीं आने चाहिए। कंसिस्टेंट मीन्स एक तरह के होने चाहिए, या तो सारे इक्वल या तो सारे अनइक्वल। तो यहाँ पे 2 इक्वल हैं, एक अनइक्वल है, तो ये इनकंसिस्टेंट होगा। पेयर्स ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। तो इसको हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करना है, इसकी हमने इन लाइंस की हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी है।
तो इसको हमने इतना ही रखना है। सिमिलरली आप इस चेक करोगे। ओके, नाउ आई विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 says half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 मीटर। हमें बोलता है आधा पेरीमीटर, परिमाप जो है एक रेक्टेंगुलर गार्डन का है वो कितना है, वो है 36, है ना। अर्ध परिमाप दे के रखा है, पूरा नहीं दिया है, आधा दिया है, हाफ पेरीमीटर। हमें बोलते हैं इस गार्डन की जो लेंथ है वो 4 मीटर ज़्यादा है इसकी विड्थ से। तो अगर हमें विड्थ पता हो जाए तो हम लेंथ लिख सकते हैं, फिर अगर हमें लेंथ भी पता लग जाए तो हम रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा के रेक्टेंगल का पेरीमीटर जितना दिया है उसको इक्वल कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें विड्थ लेनी पड़ेगी। तो विड्थ हमें सपोज करनी पड़ेगी एक्स वाई जेड कुछ भी, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं पहले। ओके, तो ये हमने सपोज कर लिया, लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू एक्स, है ना। इसको हम एक्स मीटर ले लेते हैं, एक्स मीटर। लेंथ विल बी, देयरफॉर लेंथ विल बी, लेंथ कितना बोला है, विड्थ से 4 ज़्यादा। तो विड्थ है एक्स, 4 ज़्यादा कर लेते हैं, एक्स प्लस 4 मीटर हो जाएगा, एक्स प्लस 4 मीटर हो जाएगा लेंथ। अब देखिए हमें पेरीमीटर दे के रखा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 36। ये दिया है ना, गिवन लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर की जगह गिवन पेरीमीटर ऑफ गार्डन इज इक्वल टू 36। देयरफॉर देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता था 2 इंटू लेंथ अगर x है, विड्थ अगर y है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता था। लेकिन हाफ पेरीमीटर है, हाफ मतलब 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो x प्लस लेंथ प्लस ब्रेड्थ ही बचेगा, है ना। आधे, तो आधा परिमाप कितना बचेगा गार्डन का, x प्लस वाई, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई ही बचेगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ ही बचेगा। तो लेंथ ब्रेड्थ हमारी x है प्लस लेंथ हमारी x प्लस 4 है, दैट विल बी इक्वल टू 36। ठीक है, ये हमारा परिमाप हो गया और ये हमारा परिमाप, ये इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इसके बराबर ये होना चाहिए, तो हमने इसको इक्वल कर दिया है। अब इसको जोड़ देते हैं, x प्लस एक्स 2x, 4 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और ये 36 से माइनस हो जाएगा। 2x इक्वल टू कितना बच जाएगा यहाँ पे, अब 32 बच जाएगा। देखो x 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपने नोट कर लेना है वीडियो को पॉज करके। तो अगली साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, अब 2x इज इक्वल टू 32, x इज इक्वल टू 32 अपॉन 2, है ना। 2 से इसको डिवाइड करके कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। इट मीन्स x विल बी 16, ठीक है। x क्या था, विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू 16, मीटर में दिया था तो मीटर। देयरफॉर लेंथ कितनी आ जाएगी, लेंथ विड्थ से 4 ज़्यादा थी, लेंथ क्या थी, x प्लस 4 थी ना, x आ गया 16, 16 प्लस 4, इट मीन्स लेंथ विल बी 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेंथ और विड्थ हमारी 16 और 20 मीटर आ गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन आपको दे के रखी है 2x प्लस 3y
-8 इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम बोलता है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर इज सो फॉर्म्ड इज। हमें बोलता है हमने एक और लीनियर इक्वेशन लिखनी है ताकि हमारी जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन आए पेयर ऑफ लाइंस की, वो पहले आए इंटरसेक्टिंग, फर्स्ट में आनी चाहिए इंटरसेक्टिंग। देखो इंटरसेक्टिंग के लिए हमें ऐसी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ताकि हमारे रेशियोज जो है इक्वल ना आए। जब हमारे रेशियो इक्वल नहीं होंगे, a1 by a2 will not equal to b1 by b2 will not equal to c1 upon c2, तब हमारी जो है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइंस इंटरसेक्टिंग आएगी। तो मतलब हमें अपनी मर्ज़ी से कोई भी लाइन लेनी है, लेकिन उनके रेशियो डिवाइड करने पे इक्वल नहीं आने चाहिए। तो आप नीचे देखो कुछ भी ले लो, यहाँ आप 3x ले लो, ठीक है, यहाँ आप 5y ले लो, और यहाँ आप माइनस करके 11 ले लो, ठीक है, और 0 के बराबर कर दो। तो अब आप इनके रेशियो निकालेंगे तो कोई भी बराबर नहीं आएगा, है ना, ना ये कटेंगे। तो आपको इधर से ही पता लग जाएगा कि ये ना कटेंगे, है ना, यहीं पे आप डिवाइड कर सकते हो, ये नहीं कटेंगे। तो दूसरी इक्वेशन हम ये ले सकते हैं एक, तब हमारी जो लाइंस इंटरसेक्टिंग आएंगी। पैरेलल लाइंस के लिए हमें क्या करना होता है, पैरेलल लाइंस के लिए देखो आपको दो बराबर आने चाहिए आपके पैरेलल लाइंस के लिए। आपकी कंडीशन क्या थी, हम एक बार फिर से वो टेबल चेक करते हैं, ठीक है। इंटरसेक्टिंग के लिए तो आपने ये वाली लिख देनी है 2। पैरेलल के लिए हम चेक करते हैं, एक बार हम पूरी कंडीशन चेक करते हैं कि जो हमने टेबल में पहले पढ़ी हुई है कि तब क्या। कॉन्सिडेंट के लिए आपको पता है कि सारी इक्वल होनी चाहिए, पैरेलल के लिए 2 इक्वल होनी चाहिए, है ना। तो एक बार मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ फिर से। देखो ये बच्चों टेबल था हमारा कि कब हमारी लाइंस जो है पैरेलल होती है, कब इनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इंटरसेक्टिंग होती है, कब कोइंसिडेंट होती है, कब पैरेलल होती है। देखो जब कोई भी इक्वल नहीं होता तब होती है इंटरसेक्टिंग, जब सारे इक्वल होते हैं तब कोइंसिडेंट होती है, जैसे हमने कंसिस्टेंसी में भी किया। जब 2 इक्वल होते हैं, तीसरा इक्वल नहीं है, तब हमारे पास पैरेलल लाइंस आएंगी। तो हमने इस तरह से इक्वेशन जो है चुननी है ना। तो पैरेलल के लिए देखो हम क्या इक्वेशन लिख सकते हैं। हमारी इक्वेशन है 2x + 3y - 8, एक तो दी हुई है। तो पैरेलल के लिए हमने 2 इक्वल होनी चाहिए, हमारे पास 2 इक्वल आना चाहिए। तो 2 इक्वल कैसे आ सकता है, देखो इसको हम लिख सकते हैं 3x, और इसको हम लिख सकते हैं 9y, और इसको हम लिखेंगे कितना, इसको हम कुछ और लिख सकते हैं, यहाँ पे हम कुछ और ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले सकते हैं जैसे ओके 9 ही ले लो यहाँ पे, इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। अब आप फर्स्ट देखो 2/3, है ना। सेकंड में क्या आएगा 3/9, 3/9 नहीं कटेगा, सेकंड में हमें कुछ और लेना पड़ेगा, सेकंड में हमें कुछ और लेना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ हम ले सकते हैं नीचे 3x की जगह हम 6 ले सकते हैं, इधर यहाँ कितना ले सकते हैं हम, 6 ले सकते हैं, तब जो है हमारे इक्वल आएंगे। जी, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है, और थर्ड में आएगा -8/-9, ये कट के 8/9 आएगा, ठीक है। तो देखो ये भी कट के कितना हो जाएगा, ये बचेगा 1/3, ये कट के 1/3। तो आप ये वाली इक्वेशन लिख सकते हो, तब हमारी लाइन जो है पैरेलल आएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी और भी लाइन ऐसी चूज़ कर सकते हैं जिससे फर्स्ट 2 रेशियो जो है हमारे इक्वल आए, लेकिन थर्ड के इक्वल ना आए।
थर्ड हमारा 8/9 ही रहेगा, तो थर्ड के इक्वल ये नहीं आएंगे। ओके, तो लास्ट कोइंसिडेंट के लिए हम क्या करेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए हमारी लाइंस इक्वल होनी चाहिए दोनों। +3y - 8 है, तो देखो हम किसी एक सेम डिजिट से इस लाइन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, यहाँ बन जाएगा 9y और यहाँ बन जाएगा 24, ठीक है, =0 =0। अब देखो ये हमारी लाइंस होगी इक्वल, है ना। अब हम रेशो निकालेंगे, 2/6 आएगा 1/3, आगे वाला भी आएगा 1/3, ठीक है। 8 3 × 24, तो आगे वाला भी आएगा 1/3। ओके, तो ये हमारे तीनों इक्वल हो जाएंगे। इस केस में जो हमारी लाइंस कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, तो इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लेने हैं। ओके, एक और भी है इसमें, 7th क्वेश्चन भी है। 7th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, draw the graphs of the equation this determine the coordinates of the vertices of a triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region, ठीक है। तो इसका भी आपने ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। इन दो लाइन से हमें ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। फिर बोलते हैं डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, जो भी जिस तरह से भी ग्राफ बनेगा उसके वर्टिसेस जो एजेस आएंगे उनको आपने नोट कर लेना है। ओके, determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि ट्रायंगुलर रीजन बनेगा आपका इस तरह से, ठीक है, जिस तरह से भी आपका ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उस ग्राफ में, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस तरह से अगर ट्रायंगुलर रीजन बनेगा तो आपने ये वाला शेड करना है, ठीक है। और आपने वर्टिसेस लिखने कौन कौन से, यहाँ वाले वर्टिसेस, यहाँ क्या है वर्टिसेस जो कोने कोने में, कॉर्नर में, यहाँ और यहाँ। ओके, तो इस तरह से आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर देनी है, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा कोई मुश्किल सवाल तो है नहीं, आपने इजीली बेसिक्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है।